बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपको बताते चलें कि आज जो है वो 18 फरवरी है और इसके साथ साथ शाबानुल मुअज़्ज़म की जो है वो 29 तारीख़ है। और आज रात जो है वो मरकज़ी रूहत हिलाल कमेटी आज शाम को जो रमज़ानुल मुबारक का चाँद है वो भी देखेगी। पेशावर में ये इजलास होगा मरकज़ी रूहत हिलाल कमेटी का। और कल कभी इम्कान यही है कि पहला रमज़ान हो। आज के वीलॉग में कुछ अहम मामलात पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना दिए बैठी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो इस वक्त यकीनी तौर पर बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो हेल्थ का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, या फिर हम देखें तो जो डेवलपमेंट हो वो भी हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर इनकी हम बातें सुने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लंबी लंबी हाँकते हैं और कहते हैं हम तो जनाब गवर्नेंस के बेताज बादशाह हैं। लेकिन हकीकत क्या है आज आपके सामने रखेंगे। एक शख्स ने मुझे एक मैसेज भेजा है, मैं चाहता हूँ कि उसको आज के वीलॉग में शामिल करूँ। और ये एक बाप की पुकार है कि उसकी जो बेटी है उसका नाम नफीसा है। उन्होंने ये लिखा है कि मेरी बेटी नफीसा जो है वो एक वॉन वेल ब्रेन जो है वो डिजीज़ में मुब्तला थी और अगर इसे मामूली सी भी चोट लगती तो खून जमता नहीं था। और इस बार जो है ऐसा हुआ कि फजर की नमाज से पहले अचानक उसकी नाक से खुद ब खुद खून बहना शुरू हो गया और मैंने घर पर जो है वो ट्रांसमीन कैप्सूल पानी में मिलाकर पिलाया और इसके बाद विट के इंजेक्शन जो है दिया और कुछ देर खून कम हुआ और फिर उसके बाद जो है दोबारा शुरू हो गया। फिर मैं उसे फ़ौरन जो है वो DHQ हस्पताल बाजोड़ ले गया और वहाँ से इलाज के से जो है वो उसके करने की कोशिश की गई। खून कंट्रोल नहीं हुआ। फिर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इसे फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है वो लगाना होगा, मगर वहाँ दस्तयाब नहीं था। और फिर जो है वो लिखते हैं कि हमें पेशावर भेज दिया गया और ये हमारी बदकिस्मती और निज़ाम की नाअहली थी कि एक डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में ये सहूलत मौजूद न थी। हम लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पेशावर पहुँचे, वहाँ FFP लगाया, मगर कुछ देर बाद खून फिर से बहना शुरू हो गया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब क्या होगा। तो उन्होंने आखिरी उम्मीद जो है जो है वो क्रिप्टोप्रेसिपिटेट जो है उसका कहा और वो ब्लड बैंक गया तो बताया गया कि अभी नहीं है, सुबह राउंड के दौरान मिल जाएगा। दोबारा खून लगाया गया, 4 बजे तक खून जो है वो लगता रहा, मगर मेरी नाजुक बच्ची की नाजुक नाक से जो है वो खून नहीं रुका। और सुबह जब दोबारा CBC किया गया तो 3.4 HB जो है वो हो चुका था। मैं फ़ौरन दोबारा ब्लड बैंक गया खून का इंतज़ाम करने, दोबारा खून लगाया और दोबारा उसी के बारे में पूछा तो बताया गया कि मशीन तो काफ़ी अरसे से ख़राब पड़ी है। और यकीनी तौर पर एक बाप के लिए ये आवाज़ जो है वह क़यामत की आवाज़ थी। उसका दिल टूट गया और इस उम्मीद पर कि हमने ये रात गुजारी और इस सुबह हमारा इलाज हो के हमारी जो गुड़िया थी वो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो मरीज़ के लिए आखिरी उम्मीद होता है, वहाँ मशीन ख़राब हो तो क्या हालात होंगे। यकीनी तौर पर अगर देखें तो गवर्नेंस का जो निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि RMI हॉस्पिटल में एक दोस्त से मालूम किया तो पता चला कि वहाँ जो है मशीन मौजूद है, तो फ़ौरन एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया और वहाँ चला गया, मगर मेरी किस्मत को देखकर वहाँ जो है वो बेड भी दस्तयाब नहीं था। फिर वहाँ नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल गया और अपनी ज़िंदगी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगी, मगर वहाँ भी बेड जो है ना मिल सका। मजबूर, बेबस, नाउम्मीद और टूटा हुआ बाप अपनी बेटी को लेकर जो है वापस KTH हस्पताल आया। और KTH अस्पताल के बारे में मैं आपको बता दूं कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, अब ये सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और मेरे पास एक और एग्जांपल भी मौजूद है जो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल जो है उसकी है, और उसमें भी ऐसे इसी तरह के मामलात हुए हैं। लेकिन अब देखें कि गवर्नेंस का निज़ाम की ये हालत है और कहा यह जा रहा है कि हम तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो मैंडेट दिया गया है वो इमरान खान की रिहाई का दिया गया। अब देखें वो जब KTH हॉस्पिटल दोबारा आते हैं तो वहाँ पर जो है वो मामलात ख़राब ही होते हैं। और जो उसकी बेटी है
वो उससे उसकी ज़िंदगी जो है इस निज़ाम ने, इस गवर्नेंस ने जो है वो छीन ली। ये लुब्बे लुबाब है। ये यकीनी तौर पर एक बड़ा फेलियर है कि 13 साल आपकी सूबे में हुकूमत है और आपने अब तक सेहत का निज़ाम दुरुस्त नहीं किया, और बातें आपकी अगर हम सुने तो ज़मीन और आसमान के आप कलाबे मिलाते हैं और आप कहते हैं कि हमने आवाम को ये दिया है, हमने आवाम को ये दिया है। आवाम को आपने जो दिया है वो तो सबको पता है। आवाम को आपने ये दिया है कि वो अपने ही सूबे के अंदर अपने ही लोगों को तकलीफ में मुब्तला करने के लिए अपने ही सूबे के लोगों को जो है वो अजियत दे रहे हैं और अपने ही सूबे की सड़कें जो है वो बंद कर रहे हैं। आप देखें ना, मैंने कल एक वीडियो देखी जिसमें एक एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस में एक मैयत पड़ी हुई है और मैयत ले जाने की जो है वो लोगों को आप इजाज़त नहीं दे रहे, और इसी तरह अटक के पास जो है वो एक खातून की एम्बुलेंस में डेथ होगी। इसी तरह एक और जगह पे जो सवाबी इंटरचेंज है वहाँ पे एक मरीज़ को जो है एम्बुलेंस में मौजूद एक मरीज़ जो है वो तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ रहे। जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम गवर्नेंस का निज़ाम दुरुस्त कर रहे हैं और हम अपने सूबे को बेहतरी की जानिब लेके जा रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है, मुझे इस बात पे ताज्जुब होता है कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्या देख के पीटीआई को वोट देते हैं। तीसरी मरतबा उन्होंने मुंतखब किया है और वहाँ पे जो है वो निज़ाम बिल्कुल सेहत का ख़राब है। अब मैं आता हूँ आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हेल्थ कार्ड का जो निज़ाम है, हेल्थ कार्ड के निज़ाम के तहत मुझे इतवार वाले रोज़ एक शख्स मिला और उसने मुझे कहा कि मेरा बेटा जो है वो बीमार था, उसको अयूब टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर हेल्थ कार्ड के तहत उसका इलाज हो रहा था। और आप यकीन जाने कि जो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन जो है वो हेल्थ कार्ड में यूज़ हो रही हैं वो सबके सामने है, और निज़ाम यहाँ तक ख़राब हो चुका है कि अगर मेडिसिन वो वाली मौजूद नहीं है तो ओरिजिनल मेडिसिन लगाने से भी ये लोग कतराते हैं। उसने कहा कि मेरे बेटे का जो उसको मेडिसिन मिलनी थी वो 10 बजे सुबह मिलनी थी, लेकिन 4 बजे तक उसको जो है वो मेडिसिन नहीं मिली, और जब डॉक्टर्स और नर्सेज से बात की उन्होंने कहा नहीं हम 11 बजे देंगे। अब ऐसे मामला हैं, और फिर कहा कि हमें रात को 10 बजे डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। तो मैंने उस पर एहतजाज किया कि मुझे आप 10 बजे क्यों डिस्चार्ज कर रहे हैं? अब सुबह जब डॉक्टर आए, राउंड हो, वो चेकअप करे, उसके बाद डिस्चार्ज होता है। आप डॉक्टर्स आए नहीं हैं और आप हमें डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये इस वक्त लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं, और जो हॉस्पिटल्स की हालत है वो मैं खुद देख चुका हूँ कि जो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है कि जब वो बना था तो एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स था, और आज उसकी हालत आप जाके देखें कि जो उसके वार्ड्स की हालत है, जो वहाँ पे मेडिकल बेड पड़े हुए हैं उनकी जो हालत है, जो वहाँ के वॉशरूम्स की हालत है, वो आप यकीन करें कि नाकाबिल बयान है। तो ये मामलात हैं कि जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं, जब आप सेहत और तालीम के निज़ाम की दुरुस्तगी की बात करते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ हैं? देखिए, मैं तो नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये तो वो जमातें हैं कि जो आप पे काबिज़ हैं और कई अरसे से काबिज़ हैं, और इन्होंने तो आपको डिलीवर नहीं करना। बकौल आपके कि ये तो इनका मकसद एक ही है कि जनाब ये तो जाएंगे बैरून मुल्क जायदादें बनाएंगे, फ्लैट्स खरीदेंगे। ठीक है, अवाम ने इसीलिए आपको वोट दिया था कि आप तो बैरून मुल्क जायदादें और फ्लैट्स नहीं बनाएंगे, आप तो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आप अवाम को सहूलियात फराम करेंगे। कहाँ हैं वो सहूलियात? कर्ज़ों में आपने खैबर पख्तूनख्वा को डुबो दिया, लेकिन अवाम को सहूलियात न मिल सकी। अब मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं, हल होने का नाम नहीं ले रहे। एबटाबाद शहर की हालत ऐसी है कि जो गंदगी के ढेर वहाँ पे पड़े होते हैं वो भी नाकाबिल बयान है, एक ताफ़ुन, एक बदबू वहाँ से आ रही होती है। तो कम से कम आप अपने गवर्नेंस के निज़ाम पे फोकस करें। ठीक है, इमरान खान को रिहा कराने के लिए आप इकदाम करें, लेकिन गवर्नेंस का निज़ाम तो ठीक होना चाहिए। आपने शुतर बेमुहार छोड़ा हुआ है ब्यूरोक्रेसी और लोगों को, और गवर्नेंस पे आपने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि आपका तो एक ही मकसद है, आपने इमरान खान को रिहा करवाना है। तो करवाइए फिर रिहा, वो तो अपने वक्त पे रिहा होंगे। लेकिन अवाम का क्या कसूर है? अवाम को आपने क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ? तो जनाब ये हैं वो मामलात। अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की जानिब। तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करेंगे। कारी जवार बहादुर साहब आलिम दीन भी हैं, और वो ख़ास तौर पे एक पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, इलेक्शन भी उन्होंने जीता हुआ है। उन्होंने तहरीक लब्बैक के हवाले से बात की है
और तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात हैं उनके हवाले से बात की है। मेरे जो वीलॉग के नीचे कुछ कमेंट्स भी आए और उनमें एक बहन का कमेंट आया कि कोट लखपत जेल में जो है वो 900 से ज़ायद कैदी हैं और मुलाकात के लिए मुश्किलात का सामना होता है। तो जाहिर है कि वहाँ पे रश होता है और जो बाज़ ख़वातीन ही हैं जो मुलाकात के लिए जाती हैं। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर हम ये कहते हैं कि तमाम कैदियों से मुलाकातों की इजाज़त होनी चाहिए और उनकी मुलाकात जो है किसी अच्छे अंदाज से होनी चाहिए, चाहे वो सियासी कैदी हों, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी कैदी हो, एक आम कैदी हो, सबकी मुलाकातें जो हैं वो सही अंदाज में होनी चाहिए और जो सहूलियात जो है वो किसी कैदी को मिलनी है उसको वो भी मिलनी चाहिए जेल मैनुअल के मुताबिक। और अगर एक जेल में कैदी ज़्यादा हैं तो उनको दूसरे जेल में जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि जैसे कि एक बहन ने कहा कि 900 से ज़्यादा कैदी वहाँ पर कैद हैं, तो इस मामले पर भी जो है वो यकीनी तौर पर वहाँ अगर ज़्यादा कैदी हैं तो उनको भी दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाए। या फिर जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जिनमें लोग मतलूब नहीं हैं, तो उन केसेस में अब रमज़ान और मुबारक का महीना भी है, ईद भी है, तो जज्बा खैर सगाली के तहत उन कैदियों की रिहाई भी अमल में लाई जा सकती है। कोशिश की जा रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो मुफ्ती मुनीब रहमान और साहब और उनकी टीम है वो इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन जेलों में कैद हैं उनको रिहाई दिलवाई जाए। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी जब बात हो रही थी एक आला शख्सियत से तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक का जो जुर्म है वो 9 मई से बड़ा तो नहीं है। 9 मई के लोगों को अगर रिहाई मिल गई है तो तहरीक लब्बैक के लोगों को भी रिहाई मिलनी चाहिए। तो ये बात सामने आई है। तो इस हवाले से जो मुतालबात हमने देखे हैं कि तहरीक लब्बैक ने रखे हैं, कारी जवाहर बहादुर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से बयान किए हैं और सियासी कैदियों के साथ उसी अंदाज से सलूक होना चाहिए और फिर जो लोग बाहर हैं उनके साथ भी, फिर मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मीडिया ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए। तो ये तहरीक लब्बैक के मुतालबात उन्होंने बयान किए हैं। अब मसला ये है कि हालात जो है वो जैसे भी हों, हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि अगर आप एक मुल्क के अंदर रहते हैं तो उस मुल्क का जो कानून है, उस मुल्क में जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, उसको हमें फॉलो करना होता है। और हम अगर उसको फॉलो नहीं करते तो फिर हम खिलाफ कानून कोई इक़दाम करते हैं तो उस पर यकीनी तौर पर हमारी पकड़ होती है। तो ये ऐसे मामलात हैं कि इन पर हमें सोचना और देखना चाहिए। लेकिन गवर्नेंस हो या तालीम का मामला हो या आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मामला हो, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत कोशिश नहीं करती, हुकूमत होती है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जब आपको टैक्स पेयर एक टैक्स देता है तो उस टैक्स की एवज़ आप उसको सहूलियात फराहम करते हैं। तो ये ज़रूरी है। और अगला वीलॉग जो मैं करूँगा वो एक बिजली का जो मामला है उस पर करना है और IPPs का मामला और फिर उसके बाद सोलर नेट मीटरिंग का मामला, उस पर हुकूमत क्या कर रही है, इस पर हम बात करेंगे अगले वीलॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।